स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स में। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आज मेरे साथ मौजूद हमारे खास मेहमान फेस्कोफेड के एक्स सर्विसमैन राजेंद्र सिंह जी। हम बात कर रहे हैं देश की बात में। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फेस्कोफेड जो मछुआरों के लिए संस्था बनी थी, वो आजकल संस्था न तो फिशर्स के ये फ़ायदे पहुँचा पा रही है और अपने न ही कर्मचारियों को, बल्कि राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? एकदम दुरुस्त कहा सर, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। मेरे साथ जो हुआ वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। जी जी जी। बात 2007 की है। जब ये बीके मिश्रा जी हमारे जो इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उस समय डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ एक इंक्वायरी हुई थी जिसमें मैंने प्रेजेंटिंग ऑफिसर के तौर पर काम किया था और इनको गिल्टी साबित कर देने के बाद में इनका रिवर्सल हुआ था एज टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक। अब फिर इसके बाद में थोड़ा बोर्ड के चेंज हो जाने के बाद इन्होंने अपनी लॉबी का इस्तेमाल करते हुए और अपना दबदबा लाते हुए उन्होंने गलत तरीके से अपना अपॉइंटमेंट दोबारा से डबल प्रमोशन के साथ डायरेक्टर के तौर पर करा दिया। अच्छा। और वो भी जो पहला जो इनका पनिशमेंट ऑर्डर था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास किया था, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट उसको रिवोक करने की कैपेसिटी में नहीं थे जी। लेकिन फिर भी सिर्फ चेयरमैन ने, क्योंकि इनके दबाव में आकर के एक कॉकस बना और उन्होंने जो है इनको अपॉइंट कर दिया एज डायरेक्टर डबल प्रमोशन के साथ में और 3 इंक्रीमेंट और दे दी। अच्छा। कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। अच्छा, अब उसके बाद में जो है उस समय जो मैं तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर तिवारी, उनके खिलाफ भी इन्होंने चक्कर चला करके उनको भी पहले तो बर्खास्त कराया और उसके बाद में उनको टर्मिनेट कराया। क्योंकि मैं मैनेजमेंट इनके गैर मौजूदगी में एडमिनिस्ट्रेशन देखता था तिवारी जी के साथ में, तो इन्होंने अगला टारगेट मुझे बनाया। अच्छा। तो मेरे साथ इन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, मेरे साथ कंप्लेंट कराई, दुनिया भर की FIR भी कराई, जो बाद में सब मेरे फेवर में सब डिसाइड हो गया और अल्टीमेटली मेरा इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया 2007 में छत्तीसगढ़। अच्छा। कोई ऑफिस नहीं था सर उस समय। मैं डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था और डिप्टी डायरेक्टर की तो चले गया, कोई और छोटी पोस्ट भी नहीं थी वहाँ, क्लैरिकल टाइप की भी। सिर्फ एक जो एक फिश फार्म हुआ करता था वहाँ, एक तालाब था, तालाब की देखरेख के लिए चौकीदार रखे गए थे वहाँ और उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए। कोई ऑफिस नहीं था और मेरे से कहा वहाँ रीजनल ऑफिस खोलेंगे। अच्छा। वहाँ जाने के बाद खैर मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने उनको ब्लूप्रिंट दिया, मैंने कहा आप इसमें पैसे भेजिए और सपोर्ट स्टाफ दीजिए और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, लेकिन वहाँ कुछ न किया और उसके बाद मुझे लिख करके दे दिया गया कि जब हमें करना होगा तब कर देंगे, आप फिलहाल आप काम करिए। अच्छा। मेरी तनख्वाह मेरे ट्रांसफर से 15 दिन पहले की डेट से, क्योंकि तनख्वाह तो महीने के आखिर से ड्यू होती है, वो पहले से ही उन्होंने बंद कर दी। 1 जुलाई से मेरी तनख्वाह रोक दी। मेरी इंक्रीमेंट ड्यू थी वो नहीं दी और उसके बाद फिर मुझे एक रिट पिटीशन डालना पड़ा हाई कोर्ट में अपनी पेमेंट के लिए, जो हाई कोर्ट के मदद से मुझे मार्च में पास हुआ और फिर उसके बाद ऑर्डर हुआ मई में, उन्होंने मुझे तनख्वाह एरियर का दिया। खैर, इसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी और शुरू कर दी थी और इंक्वायरी में मेरे को ज़बरदस्ती वो करते हुए एक्स पार्टी इंक्वायरी वो ऑर्डर प्रोसीडिंग चला करके और मेरे को शोकॉज दिया, जवाब को देखा नहीं, कंसीडर नहीं किया और उसके बाद मुझे भी टर्मिनेट कर दिया। ठीक। तो इसके बाद मेरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट से ऑर्डर तो हो चुके हैं, लेकिन एक अपील इन्होंने डाल दी थी। अपील में रेफर बैक किया गया है मामला और अभी भी वो हाई कोर्ट में जिस दिन सुनवाई होगी उसी दिन मेरे फेवर में ऑर्डर आ जाएगा। अब होता है, इन्होंने 2012 में मैंने एक कंप्लेंट करी थी इनके खिलाफ में, पहले ऑफिस में दिया था सेक्रेटरी के, लेकिन लगभग 1.5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करी, तो मैंने उठा करके उसकी कॉपी दे दी थी CVC को। जी जी। CVC ने उसका संज्ञान दिया और उसमें एंगल था फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। अच्छा। तो उन्होंने उठा करके डिपार्टमेंट को भेज दिया। डिपार्टमेंट में होता है CVO। CVO ने उसमें इंक्वायरी सेटअप कर दी। उस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट 2013 में आ गई थी। ठीक है। और 2013 से 2015 तक वो रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट के अंदर
क्योंकि ये नहीं चाहते थे, इस बीच में ये मैनेजिंग डायरेक्टर फुल फ्लेज बन चुके थे, ये नहीं चाहते थे कि उस पर एक्शन हो, दबाए रखते रहे और उसके बाद आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे 2 लेटर इश्यू किए जी। पहले लेटर में यह कहा गया था कि मिश्रा के खिलाफ जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्शन ले, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जी। लेकिन बोर्ड को इसने मैनेज कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने 2017 में मेरे को 5 जून को एक लेटर दिया था भारत सरकार ने कि अगर बोर्ड इस पर एक्शन नहीं लेता है तो हम ग्रांट रोक देंगे, और अगर उसके बाद भी ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है तो हम फिस्कोफेड को ही खत्म कर देंगे। मैंने एक लेटर लिखा भारत सरकार को कि जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो एक आदमी के गलत काम करने के बदले आप ऑर्गेनाइजेशन को क्यों कुर्बान कर रहे हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे गरीब मछुआरों की सेवा के लिए बना है जी। नहीं, वो आज तक अभी चलता रहा। मैंने आखिर में आकर के अभी हाई कोर्ट में रिट डाल रखी है उस मामले में। अब कोरोना काल में ये वहाँ वो नहीं हो पा रही है, प्रॉपर हियरिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए मामला पेंडिंग। एनी हाउ राजेंद्र जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ कि जो ऑर्डर हुआ था, जो विजिलेंस में इंक्वायरी हुई, सीबीआई ने जो इनके खिलाफ ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर पर कंप्लायंस नहीं किया बोर्ड ने जो है, और बोर्ड ने उस मामले को लिपापोती करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जी। अभी जो डिसीजन लिया है, अभी जो हाल ही में जो मामले हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे मछुआरों के लिए काम नहीं हो रहा जी, आपस में एक दूसरे को जो है फायदा पहुँचाना, नुकसान पहुँचाने पे काम कर रहे हैं जी। मौजूदा जो एमडी हैं वो 30 जून को रिटायर उनको हो गए थे, उनके जो एज पर जरूर जी। उसके बाद में मीटिंग कॉल की गई, वर्चुअल मीटिंग कॉल की, और वो मीटिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। मैं तफसील से बताता हूँ सर उसको, इसके बारे में कि 30 जून को इनकी रिटायरमेंट डेट थी जी। इतना शातिर आदमी मैंने दूसरा देखा नहीं। देखिए, एक आदमी जब रिटायर हो रहा है और उसकी जगह अपॉइंटमेंट होकर के, ये पोस्ट अपॉइंटमेंट की है, अपॉइंटमेंट बाय अपॉइंटमेंट फिल होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो इनको कम से कम 4-5 महीने पहले इसका प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए था। पोस्ट को एडवर्टाइज करना, एप्लीकेशन मंगवाना, इंटरव्यू वगैरह करना, जिससे इनके रिटायरमेंट से पहले इनका सब्स्टिट्यूट ज्वाइन कर सके जी। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको तो मंजूर ये था ही नहीं। इन्होंने 15 जून को मीटिंग के लिए नोटिस निकाला, नॉर्मल मीटिंग के लिए, फिजिकल मीटिंग के लिए, और ये कोरोना काल चल रहा है, आप ध्यान रखिएगा जी जी जी। लेकिन 30 तारीख को अचानक जो है इन्होंने उसके कुछ दिन बाद, नोटिस के कुछ दिन बाद, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक ही एजेंडा रखा इफेक्टिव तौर पर जी, और उसमें उनको लिख करके दे दिया गया कि ये रेजोल्यूशन आप इसमें सिर्फ अंगूठा लगाइए और भेज दीजिए। यानी इन्होंने वो रेजोल्यूशन के शब्द भी हर बोर्ड के मेंबर के मुंह में घुसाने की कोशिश करी थी। अब प्रावधान की बात आती है इसमें जी। सर, अगर कोई अर्जेंसी हो तो बाई सर्कुलेशन मीटिंग करी जा सकती है, ठीक है। तो इन्होंने उस मीटिंग को बाई सर्कुलेशन बनाने की कोशिश करी, लेकिन इसके बाद उन्होंने लास्ट डे 30th को इन्होंने उसको वर्चुअल में कन्वर्ट कर दिया जी। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों से इसके खिलाफ डिसेंट नोट आने की संभावना थी, उनको लिंक ही नहीं भेजा। अच्छा। और जिनमें बहुत मौजिज तौर पर भारत सरकार के 2 रिप्रेजेंटेटिव जो बोर्ड पर हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको भी नोटिस, ये लिंक नहीं भेजा गया। अच्छा। लिहाजा वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो कोरम भी पूरा नहीं हुआ। फिर कोरम तो हो गया पूरा। अच्छा। कोरम तो पूरा हो गया था सर, कोरम तो बहुत 1/3 है शायद टोटल मेंबरशिप का। तो अब इन्होंने अपने तरीके से, अच्छा, तो एजेंडा लिखने का काम और मिनट्स लिखने का काम मैनेजिंग डायरेक्टर का होता है जी, और जस्ट उस पर चेयरमैन अपनी साइन कर देते हैं, और इतना ही होता। बाकी लोगों की अटेंडेंस, बदकिस्मती है हमारे इस सेक्टर की, इसमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और उनका मुख्य ये है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हमारे बोर्ड मेंबर्स का सिर्फ टेंशन होता है कि उनको टीए मिलता है प्रॉपर तरीके से बस, और ठीक से खाना मिलता है। वो उसके बाद उनको क्या बोर्ड में डिस्कस हुआ है, क्या एजेंडा रखा है, क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं, कोई परवाह नहीं होती है जी जी। और यही है कि ये इनका जो मिली भगत जो चल रही थी मैनेजिंग डायरेक्टर और एमडी इसकी चेयरमैन की, ये कामयाब हो गई। अच्छा, अब हो जाता है इनका एक्सटेंशन जी, दिखा दिया। लेकिन इसमें 3 लोगों का नोट ऑफ डिसेंट आया था। एक इलेक्टेड मेंबर है, राठी हैं हरियाणा से, और 2 गवर्नमेंट के नॉमिनी जी। इधर मिनिस्टर ने जो ऑर्डर पास कर रखा था, उनको पहले तो कर रखा था, 29 जून में एक लेटर दिया गया था जिसको अंडरग्राउंड कर दिया गया। एनी हाउ, जब इनका वो एक्सटेंशन हो गया गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, उसके बाद भी भारत सरकार ने उनको 20 जुलाई को एक लेटर इशू किया
अच्छा। और उसमें क्लियर कट बताया गया कि क्या क्या बंगलिंग की गई है, मीटिंग में क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई है। जी। उसके आधार पर इन्होंने कहा जो भी आपने डिसीजन लिया वो बिल्कुल अप्रूवल के लिए नहीं है, आप इस आदमी को बाहर करिए और आप एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो भी नेक्स्ट हैं उनको इसका चार्ज दे दीजिए। ठीक है। कोर्ट को तो पहले नहीं मानना, तो फिर भी नहीं माना। ये मामला ठंडे बस्ते में चलता चला गया। आखिर फाइनेंशियल पावर्स भी इनके पास थी जी। और एक बड़ा डर था कि 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि जो फिशरमैन के एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के तहत स्टेट का शेयर था जी जी। वो इनके पास पड़ा हुआ। अच्छा, इस्तेमाल होना चाहिए था उसको जून में, लेकिन कोरोना काल का बहाना दे करके या कोई और किसी भी तरीके से करते हुए इन्होंने काम तो करना नहीं था। वो पैसा अभी भी पड़ा हुआ था। सेंटर का जो 50% इस पे शेयर होता है प्रीमियम में, वो अभी आने का था, तो वो लागू नहीं हुआ। ये एक अलग है, जो अगर किसी की डेथ होती है, कोई डिसेबल हो जाता है फिशरमैन, उसको कंपनी की तरफ से कोई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा। ये वो तो अलग बात है। अब हमें लग रहा था कि ये इस पैसे का मिसयूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर इनके पास है, बोर्ड का रेजोल्यूशन होगा तब जो मैनेजर होता है बैंक का, वो सिग्नेटरीज उस हिसाब से ऑनर करता है। तो ये आज तक नहीं हो पाया। खैर, दूसरा लेटर जब भारत सरकार का आया उसमें भी उन्होंने क्लियर कट कह दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी चालाकी से उन्होंने कहा जी अब इसको मैनेजिंग डायरेक्टर इंचार्ज बनाते हैं। एक्सटेंशन नहीं, इंचार्ज बनाते हैं। वैसे तो एक्सटेंशन भी फुल पावर के साथ नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर होनी ही नहीं चाहिए। एक आदमी का अगर रीएम्प्लॉयमेंट करना है तो या तो आप उसको कर सकते हैं क्या कहते हैं एडवाइजर के तौर पर, कंसल्टेंट के तौर पर, और रीएम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होना चाहिए था जी। तो पहला तो एक्सटेंशन उन्होंने फुल पावर्स और फुल स्केल पर दिया था। दूसरा अब उन्होंने ये तय किया है, अब ये नहीं पता, ये तो ऊपर वाला जाने के उन्होंने स्केल क्या दिया है, लेकिन अभी उन्होंने कहा है इंचार्ज के तौर पर। तो ये दूसरी तरफ इसी बीच में एक और डेवलपमेंट होता है कि 6 जुलाई को जो चेयरमैन है, जिस हैसियत से वो चुन करके आए थे बोर्ड में और उसी हैसियत से ये चेयरमैन बने थे, यहाँ प्रेसिडेंट बने थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उड़ीसा सरकार का एक ऑर्डर आया, उसमें लिखा गया है कि इस डेट के बाद इनका काम संस्था ही मतलब वो बोर्ड खत्म हो जाता है, मैनेजिंग कमेटी खत्म हो जाती है, लिहाजा वो वहां नहीं रहे। और उसी कैपेसिटी में अगर यहाँ तो ये बोर्ड के मेंबर नहीं थे। हमारे ये डोरा साहब जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अभी इस तथ्य को बाहर नहीं आने दिया। इसके बाद एक लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर करते चले जा रहे हैं और इन्होंने वो अथॉरिटी मैनेजिंग डायरेक्टर को भी दे रखी है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी इलीगल ऑर्डर पास करे चले जा रहे हैं, किसी का ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को शो कॉज कर रहे हैं, और शो कॉज किसी को और को नहीं, जिस आदमी को चार्ज मिलना चाहिए था उसी का तो ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ? राजस्थान, जहां कोई उनके जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वहां एक लोअर स्टाफ को भेजा जा सकता है सिर्फ देखने के लिए। अब एक आदमी को जो आपने सबलेट कर रखा है वो प्रोजेक्ट कैसे बर्दाश्त करेगा? वो आपका दखल किस लिए करेगा? अरे आप एक आदमी को परेशान करना चाहते हैं, उसको ऑर्डर कर रहे हैं, वहां भेज रहे हैं। उनकी तो जनाब 2 महीने से सैलरी भी नहीं दे रखे हैं। मैं राजेंद्र जी जानना चाहूंगा कि जो चेयरमैन हैं जी, वो भी वैधानिक रूप से चेयरमैन नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। जो एमडी हैं वो भी वैधानिक रूप से नहीं है। उसके बावजूद जो है जो फाइनेंशियल पावर है उसका भी मिसयूज हो रहा है। और दूसरी बात, क्या ये 420 और 420 वगैरह नहीं है, धोखाधड़ी करना है सरकार के साथ में, और सरकार के आदेशों का पालन ना करना, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस पर अभी तक कानूनी कोई कार्रवाई नहीं हुई है या क्या है? देखिए, सही बात है। इसमें मैं तो कहता हूँ इसमें संज्ञान लेते हुए मिनिस्ट्री डोरा साहब के साथ और मिस्टर मिश्रा जो मैनेजिंग डायरेक्टर का इंचार्ज सो कॉल्ड कहे जा रहे हैं, इनके खिलाफ FIR करे, इनको अंदर करे। इनका अधिकार क्या रह जाता है? एक बात बता देता हूँ सर, मेरी मोटी बुद्धि की बात बता देता हूँ। एक दवाई पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है जी, और वो एक्सपायरी डेट के बाद ये होता है कि आप उस दवाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर कोई करता है तो दवाई नहीं, वो पॉइजन हो जाता है। जी जी जी। और जब किसी आदमी की, किसी संस्था की वो रिटायरमेंट हो गई तो वो एक्सपायरी डेट ही तो है। इसके बाद ये लोग, और एक और बात मैं आपको दीगर बता देता हूँ, मिश्रा जी की तो दोनों की, प्रेसिडेंट की और मिश्रा की, दोनों की जो हेल्थ है बुरी हालत में है।
मतलब वो कहते हैं कि जो एमडी है जिनको एक्सटेंशन देना है हाँ। या दूसरे किसी पद पे उनको लेके आना है कंसल्टेंट एडवाइजर, जी। तो उनका पहले मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो है एक्सटेंशन medical- से पहले उनका मेडिकल फिट होना जरूरी था, और वो भी एक ऐसे बोर्ड के माध्यम से जो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डेजिग्नेट करती। जी, इन नियमों को, इन फॉर्मेलिटीज को तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। इस नियमों का भी वायलेशन किया गया है। बस लूट मची हुई है सर, पैसे लूट लो। आज जितना भी ये बंगले चल रही है सिर्फ पैसे के लिए चल रही है। मिश्रा को तो दुनिया जहान की दौलत दे दीजिए, आप उसको कभी खुश देख ही नहीं सकते। अच्छा, एक चीज़ और है कि पीछे जो है जो फिस्को फेड है उसने कुछ लोगों को लोन दिया था, बाद में उस लोन को जो है मिश्रा जी भी उसमें शामिल थे, मिश्रा जी ने उस लोन को जो है वेव करा लिया, माफ़ करा लिया। तो क्या बोर्ड को पावर है किसी का ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो मैंने सीबीसी की कंप्लेंट में दिया था। और एक इंटरेस्ट बियरिंग लोन, जी, इंटरेस्ट बियरिंग लोन का इंटरेस्ट कोई माफ नहीं कर सकता, और इनको बोर्ड के मेंबर को किसी को पीछे से उकसा करके उन्होंने कह दिया मिश्रा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका लोन का इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए। सर अगर आप उसको देना ही चाहते हैं, लुटवाना ही चाहते हैं तो किसी भी तरीके से दीजिए, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप इंटरेस्ट बियरिंग लोन का इंटरेस्ट माफ कर दें। आज तक उन्होंने जो है उसका इंटरेस्ट नहीं दिया। यानी कि हम ये कहें कि मछुआरों के लिए बनी संस्था जो है वो कर्मचारियों के बीच बंदर बाट का जरिया बना हुआ ये है। पब्लिक मनी का मिसयूज है सर, पब्लिक मनी का खुला मिसयूज है। ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी, बड़ी खुली बेबाक बातचीत कर रहे थे किस तरीके से मछुआरों के लिए बनी संस्था वो अब व्यक्तिगत संस्था बनती जा रही है, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात हो रही है। चेयरमैन और एमडी के बीच में जिस तरीके से घालमेल है वो सब मंजर आम पर है, उसके बावजूद सरकार मौन लगाए हुए है। सरकार मौन क्यों है? क्या बिहार चुनाव की वजह से भी है खामोशी लगाए हुए है? क्योंकि मिश्रा जो है वो भी वहाँ से बिलोंग करते हैं दूसरी जगह से। तो ये सब चीज़ें देखने की है और जांच कमेटी रहने लायक हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स।